जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, किसी कारणवश हमारी कल क्लास नहीं हो पाई, लेकिन अब हम बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगे। और कल या आज शाम को मैं लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट लेने वाला हूँ, इसलिए बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल तैयार हो जाओ। लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के क्यों ना पूछा जाए। ठीक है, तो ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखना है। लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट होने वाला है आपका कल। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कल सैम्पलिंग पढ़ ली थी, और सैम्पलिंग ऑलमोस्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एक क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस रहता है। 99% पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे डाटा कलेक्शन। देखो, मैंने जो रिसर्च प्रोसेस था, रिसर्च प्रोसेस में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि समस्या का चयन कैसे करें। जो रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, समस्याओं का चयन करना। और समस्याओं के चयन करने के संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको समझा दी थी कि समस्या का चयन में क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, समस्या किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, चयनकर्ता के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, शोधकर्ता के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, या फिर जो शोध रिसर्च डायरेक्टर है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, रिसर्च जो प्रॉब्लम है उसमें जो शोध करता है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ऐसी जो तमाम इम्पोर्टेंट बातें थी जिनके ऊपर मैंने परसों की क्लास में बिल्कुल फुल डिटेल से आपके साथ डिस्कस किया था। कल मैंने सैम्पलिंग पढ़ाई, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था परिकल्पना का चयन करना। ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे सामने कि जब हम कोई भी थ्योरी कोई भी समस्या का समाधान करते हैं तो उसके संबंध में हम वहाँ पर बहुत सारे क्या बना लेते हैं, बहुत सारी हमारे सामने मेथड होते हैं। कोई भी समस्या होती है उसके हमारे सामने बहुत सारे मेथड होते हैं, और उन मेथडों में से हम एक ऐसा तरीका होता है जिसको हम अपनी समस्या के समाधान के लिए अपनाते हैं या अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो हो गई परिकल्पना का चयन करना। फिर हम परिकल्पना को डिजाइन करते हैं कि हमें वो काम किस तरीके से करना है। और इसके अलावा मैंने कल सैम्पलिंग पढ़ाया था। सैम्पलिंग में मैंने दो टाइप्स बताए थे, एक प्रोबेबिलिटी था, एक नॉन प्रोबेबिलिटी था। दोनों को मैंने बिल्कुल डिटेल से समझा दिया, साथ ही साथ इनके जितने भी सब डिवीजन थे, इनके जितने भी सब पार्ट थे, इनको भी मैंने बिल्कुल फुल डिटेल से समझाया था। अब यहाँ पर मैं आज बात करने वाला हूँ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन क्या होता है? भाई, आपने डिसाइड कर लिया, आपने प्रॉब्लम डिसाइड कर ली, आपने मेथड डिसाइड कर लिया, आपने मेथड डिजाइन कर लिया। अब उस समस्या का समाधान करने के लिए उस मेथड में डाटाओं को अप्लाई करने के लिए डाटाओं की ज़रूरत होती है। आपने सोचा कि भाई मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करूँगा। सपोज दैट आपने कोई भी एक टॉपिक ले लिया। टॉपिक हम ले लेते हैं, आपने बिशलपुर बांध का टॉपिक ले लिया, या आपने भाखड़ा नांगल बांध का टॉपिक ले लिया, या आपने पॉपुलेशन का टॉपिक ले लिया, आपके खुद के गांव के पॉपुलेशन का टॉपिक ले लिया आपने, कि मैं अपने गांव की पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च करूंगा। तो आप यदि अपने गांव के टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो तो आपको चाहिए आपके गांव के डाटा, कि हमारे गांव में आज कितनी पॉपुलेशन है, हमारे गांव की पहले पॉपुलेशन कितनी थी, हमारे गांव की पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है, हमारे गांव की पॉपुलेशन कौन से एरिया में ज़्यादा है, हमारे गांव में उसी एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है। ये क्या है? सारे के सारे डाटा है, डाटा ही हुए ना। तो इनको इकट्ठा भी करना पड़ता है, ऐसे तो है नहीं भाई आप कहीं से भी करो। आप चाहे सेकेंडरी सोर्स का यूज करो, चाहे आप प्राइमरी सोर्स का यूज करो, लेकिन इन डाटाओं को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, इनको इकट्ठा करना पड़ेगा। किसी भी शोध कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अनुसंधानकर्ता ने अपनी विषय वस्तु के संबंध में कितनी वास्तविकता, विश्वसनीयता के साथ सूचनाओं या तथ्यों को एकत्रित किया है। ठीक है, कोई भी शोध काम होता है उसकी सफलता, आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो, उस रिसर्च की जो सफलता है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो उसमें जिन आप डाटाओं का यूज कर रहे हो वो डाटा सही है या गलत है। आप रिसर्च कर रहे हो, आपने गलत डाटाओं का यूज कर लिया, रिसर्च गलत हो जाएगा। आप रिसर्च कर रहे हो, उसमें आप बिल्कुल परफेक्शन के साथ, बिल्कुल फैक्ट, बिल्कुल सही डाटाओं का यूज कर रहे हो, पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरे पूरे चांस है, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, पूरी पूरे चांस है कि आपका रिसर्च अब जो बिल्कुल 100% ठीक होगा। ठीक है,
तो कोई भी शोध है, उस शोध की जो विश्वसनीयता है, उसकी जो शोध की वास्तविकता है, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रही है आपके डाटाओं पर कि आपके डाटा कितने सही हैं। क्या हम आपके डाटाओं पर बिल्कुल 100% विश्वास कर सकते हैं या फिर हम 100% विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यह सफलता सूचना प्राप्त करने के लिए स्रोतों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। आप जिन डाटाओं को आप अपने रिसर्च को विश्वसनीय बनाना चाहते हो, आप अपने रिसर्च को बिल्कुल एक तरीके से सटीक बनाना चाहते हो, उसमें वास्तविकता लाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जो डाटा है ना, वो वास्तविक होने चाहिए। आपके डाटा विश्वसनीय होने चाहिए। हर कोई आँख बंद करके आपने आपके डाटाओं पर विश्वास कर ले, ऐसे होने चाहिए। अब डाटा एकत्रित करने का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन। हम डाटा कलेक्ट क्यों करते हैं, यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अनुसंधान का आधार, भाई आप रिसर्च कर, और रिसर्च में डाटा क्या है, बेस है। अब भाई रिसर्च कर रहे हो, आपके पास डाटा नहीं है तो रिसर्च क्या करोगे आप, कोई मतलब नहीं है रिसर्च करने का। तो जो डाटा है वो क्या है, रिसर्च का बेस है, रिसर्च का आधार है। बिना डाटा के आप रिसर्च नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप अपने गांव की पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे हो और आपके पास आपके गांव की पॉपुलेशन का रिकॉर्ड ही नहीं है कि हमारे गांव की पॉपुलेशन पहले कितनी थी, आज कितनी है, बढ़ोतरी कैसे हो रही है, कौन से एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, कौन से एरिया में पॉपुलेशन कम है। इस तरीके के आपके पास कोई भी डाटा नहीं है, आपके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। आप किसी भी हाल में आपके गांव का जो ये पॉपुलेशन का रिसर्च है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यदि आप अपने गांव की पॉपुलेशन का रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए डाटाओं का होना बिल्कुल कंपलसरी है। तो डाटा क्या है, हर एक रिसर्च का आधार है। किसी भी सामाजिक अनुसंधान का वास्तविक प्रारंभ आंकड़ों के एकत्रित करने से ही होता है। कार्य कारण संबंध, डिस्कवरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। संकलित तथ्यों या आंकड़ों के द्वारा ही किसी समस्या या घटना के कारणों और उसके परिणामों को ज्ञात किया जा सकता है। आप डाटा कलेक्ट कर लिए, आपके द्वारा एकत्रित डाटाओं या आंकड़ों के द्वारा ही हम किसी समस्या या घटना के कारणों का और उसके परिणाम को ज्ञात कर सकते हैं कि वो घटना क्यों घटित हुई, उस घटना के घटित होने के क्या क्या कारण है, उसका क्या क्या रिजल्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, कार्य कारण संबंध है कि आप जो डाटा इकट्ठा कर रहे हो वो डाटा क्यों इकट्ठा कर रहे हो, आप किस टारगेट से इकट्ठा कर रहे हो, आप जो डाटा इकट्ठा कर रहे हो उनको इकट्ठा करने के बाद में आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, वो डाटा किस समस्या से संबंधित है। ठीक है ना, हर एक डाटा कलेक्शन करने का एक अलग टारगेट होता है। आप एक तो नॉर्मली तरीके से डाटा इकट्ठा करो, अरे यार कर लेते हैं यार वैसे कुछ नॉलेज बढ़ाने के लिए। आप एक इस बेस पर करो कि मेरे को रिसर्च करना है, मेरे को डाटा इकट्ठा करना है, तो देन यू डिसाइड कि मेरे को रिसर्च करने के लिए डाटा कलेक्ट करना है ना, तो वहाँ पर डाटा कलेक्शन का जो वे है वो कुछ अलग ही होगा, कुछ नया ही तरीके का होगा। ठीक है, एक निश्चित तथ्य है कि प्रत्येक समस्या का या घटना का कोई ना कोई कारण तो अवश्य होता है। इस दुनिया में जो भी कारण है, मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, हर एक घटना का एक रीजन होता है। यदि कोई घटना है इस दुनिया में तो उसका कोई ना कोई तो कारण 100% है, और यदि कारण नहीं है तो किसी भी हाल में वो एक घटना नहीं है। ध्यान रखना, घटना है क्योंकि उसके पीछे कारण है, यदि कारण नहीं है तो घटना भी नहीं है। आप पढ़ रहे हो, इसके पीछे कोई कारण है, यदि कोई कारण नहीं है तो किसी भी हाल में आप पढ़ नहीं सकते। आप खाना खा रहे हो, क्यों, उसके पीछे कारण है पेट भरने का, एनर्जी लेने का। कोई भी काम XYZ, नहा रहे हो आप, नहाने के पीछे भी कारण है। आप घूम रहे हो, उसके पीछे भी कारण है। आप बाल कटवा रहे हो, उसके पीछे भी कारण है। ये मैं ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स बता रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन इनके पीछे भी एक बड़ा लॉजिक है। तो इस दुनिया में जो भी काम होता है XYZ, हर एक काम के पीछे एक रीजन होता है। और ध्यान रहे, रिसर्च मानता है कि यदि रीजन नहीं है तो वो घटना घटित ही नहीं हो सकती। वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यथार्थ का बोध, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक दशाओं से, जैसा होना चाहिए ठीक वैसा होना।
डाटा जैसे होने चाहिए ठीक वैसे ही होने चाहिए, और उनसे रिजल्ट भी बिल्कुल वैसा ही मिलना चाहिए। आपकी समस्या कुछ और है, आपने डाटा कुछ और टाइप से इकट्ठा कर लिया, फिर आपका रिजल्ट कुछ और आ रहा है, ये बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। यथार्थ का मतलब होता है जैसा का तैसा, जैसा है बिल्कुल ठीक वैसा ही। आपको जो डाटा रियलिटी में चाहिए बिल्कुल ठीक उसी तरीके से, उसी रियलिटी के साथ आपने डाटा कलेक्ट किया है। वास्तविक आंकड़े एकत्रित करने के लिए शोधकर्ता को वास्तविक दशाओं या वास्तविक स्थिति से परिचित होना पड़ता है। समस्या के निदान में देखो, निदान और उपचार दो शब्द होता है, मैंने पहले भी बता दिया था आपको, मैं यहाँ पर भी रिपीट कर रहा हूँ। निदान का मतलब होता है कारण ढूंढना, कि वो समस्या क्यों घटित हो रही है। आप डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाते हैं, दो शब्द होते हैं, एक निदान होता है, एक कारण होता है। निदान का मतलब क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते होंगे दिखाने के लिए, डॉक्टर आपसे पूछता होगा, आप डॉक्टर के पास गए, सर मेरे पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, पेट दर्द हो रहा है। डॉक्टर पूछेगा कितने दिन से हो रहा है, क्या क्या खाया था, कल क्या खाया था, पानी कितना पीता है, मिर्च मसाला तो नहीं खाता है, सिंपल खाना नहीं खाता है क्या, बाहर का खाना खाता है क्या, ऐसे आपको वो तमाम क्वेश्चन पूछेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि भाई मेरे पेट दर्द हो रहा है, और ये किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, मसाला कितना खाते हो, बाहर का खाना खाते हो, वो क्या है, वो डॉक्टर जानना चाह रहा है कि भाई जो तेरे पेट में दर्द हो रहा है ना, इसके पीछे रियल लॉजिक क्या है, कारण क्या है। तो निदान एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम कारण को जानने की कोशिश करते हैं, उस कारण को ढूंढते हैं जिसकी वजह से वो घटना घटित हुई है, ठीक है। तो निदान में क्या होता है, निदान एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें कारण के बारे में बताती है, वो घटना क्यों घटित हुई है, क्या कारण है उस घटना के घटित होने का। चाय पी लो, आ जाओ, ठीक है। यदि हम किसी घटना से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं तो हमें उस घटना के वास्तविक कारण एवं प्रभाव पता तो चलता ही है, साथ ही साथ समस्या का समाधान भी हो जाता है, ठीक है। आप यदि किसी भी समस्या में निदान शब्द को जोड़ोगे तो निदान शब्द आपको उस घटना के कारणों के बारे में बताएगा, और जब हमें उस घटना के सटीक कारणों का पता चल जाएगा तो 100% हम एक बिल्कुल सटीक, बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो निदान हमें एक सही रिजल्ट की ओर लेके जाता है। हमने अच्छे से पता चल गया है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कि किसी घटना के घटित होने के पीछे क्या कारण है, तो हम बिल्कुल 100% एक सटीक रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो समस्या का पूर्णतः कंप्लीटली समाधान तब हो सकता है जब हमें अच्छे से उसके कारणों का पता होगा, और कारणों का हमें अच्छे से पता चल पाएगा जब हम उसका निदान करेंगे। उसके बाद होता है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। डाटा कलेक्शन है वो तुलनात्मक अध्ययन, कंपेरेटिव जो स्टडी है उसमें भी हमारी हेल्प करता है, तुलनात्मक अध्ययन में भी हमारी हेल्प करता है। हम आपस में कंपेयर करके भी अध्ययन कर सकते हैं यदि हमारे पास डाटा है तो। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि आप, ठीक है, देखो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको कि आप अपने गांव की पॉपुलेशन का रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, यदि आप सही ढंग से रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे गांव की पहले पॉपुलेशन कितनी थी अब कितनी है, आपस में कंपेयर करके हम रिसर्च बहुत शानदार वाला कर सकते हैं। ऑलरेडी किसी ने रिसर्च किया हुआ है, उसने डाटा कलेक्ट किए हैं, उनका अध्ययन करो, और आपके द्वारा खुद के द्वारा जो कलेक्ट डाटा है उनका आपस में कंपेयर करो। फिर आपने जो डाटा कलेक्ट किए हैं वो, फिर इसके अलावा किसी ने अदर कैंडिडेट ने रिसर्च किया था, उसने जो डाटा कलेक्ट किए थे वो, उन दोनों का आपस में कंपेयर करो कि दोनों में से बेस्ट कौन से हैं, परफेक्ट कौन से हैं। यदि आप ये सारा काम करोगे तो रिसर्च बहुत ही अच्छा होगा। परिवर्तन के अध्ययन में सहायक, देखो एक ही एग्जांपल बताया था मैंने सबसे शानदार वाला, और वो था आपके गांव की पॉपुलेशन का रिसर्च करना। आप यदि पुराने डाटा कलेक्ट करोगे कि हमारे गांव में पहले पॉपुलेशन कितनी थी अब कितनी है, तो आपको पता चलेगा कि हमारे गांव की पॉपुलेशन में परिवर्तन कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, कौन से एरिया में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, कौन से एरिया में कम परिवर्तन हो रहा है। तो जो डाटा है ना वो हमें बताते हैं परिवर्तन को, चेंजिंग को बताते हैं कि परिवर्तन कितना हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कौन से एरिया में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है, कौन से में कम हो रहा है। प्रशासन में महत्व, डाटाओं का
गवर्नमेंट भी यूज करती है। आज हम गूगल से जो भी डाटा सर्च करते हैं, गवर्नमेंट के पास सारा रिकॉर्ड है कि भाई पॉपुलेशन कितनी है, आपके गांव की पॉपुलेशन के बारे में पता है गवर्नमेंट को कि आपके गांव में कितनी पॉपुलेशन है। क्योंकि हम जब चुनाव देते हैं, हमारी वोटर आईडी बनती है, उससे हमें गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि पॉपुलेशन कितनी है। नियोजन में सहायक, आप अपने गांव को अलग अलग पार्टों में डिवाइड करना चाहते हो, ए बी सी, ठीक है, तो आप केवल किसी के बेस पर कर सकते हो, उसी के बेस पर कर सकते हो। डाटा है आपके पास तो कर सकते हो, भाई ये निर्धन एरिया, ये थोड़ा अच्छी कंडीशन वाला एरिया, ये समृद्ध एरिया, ये कम समृद्ध एरिया, ये विकसित एरिया, ये विकासशील एरिया है। ये कैसे पता चलेगा? जब आप डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। आंकड़े एकत्रित करते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहली बात, आंकड़े संक्षिप्त होने चाहिए और उचित होने चाहिए। संक्षिप्त का मतलब होता है बिल्कुल शॉर्ट वे में होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने पता नहीं क्या इकट्ठा कर लिया, बाद में आपको खुद को नहीं पता चल रहा कि मैंने कर लिया क्या, मैंने क्या कर लिया, आपको खुद को नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो आंकड़े बिल्कुल संक्षिप्त होने चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट वे में होने चाहिए और बिल्कुल उचित होने चाहिए। उचित का मतलब बिल्कुल ठीक होने चाहिए। आंकड़े अर्थपूर्ण होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए, उपयुक्त होने चाहिए। आंकड़ों से एक निश्चित अर्थ निकलता हो। आंकड़े विश्वसनीय होने चाहिए और आंकड़े उपयुक्त होने चाहिए, बिल्कुल ठीक होने चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए। आंकड़े एकत्रित करने की योजना में लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। यह बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आंकड़ा एकत्रित करने की योजना में लचीलापन नहीं होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें, यदि आप डाटा कलेक्शन कर रहे हो तो उसमें लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल सटीक रूल नहीं कि नहीं मेरे को ये चाहिए तो चाहिए। भाई रुक जा, बिल्कुल परफेक्ट नहीं मिल रहा तो हम उससे लगभग का आइडिया भी निकाल सकते हैं। पॉपुलेशन रेगुलर बदलती जा रही है, गवर्नमेंट कह दे कि मैं भाई लचीलापन नहीं बरतूंगी, गवर्नमेंट किसी भी हाल में हमें परफेक्ट डाटा दे नहीं सकती, क्योंकि हर सेकंड पे 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 5 भी हो रहे हैं, 6 भी हो रहे हैं, 7 भी हो रहे हैं, 8 भी हो रहे हैं। निकालो कहाँ से निकालोगा रिकॉर्ड? निकाल ही नहीं सकते गवर्नमेंट, उसने लचीलापन लिया। 2021 के पॉपुलेशन के डाटा हमारे पास अभी तक नहीं आए, काउंटिंग चल रही है। अब सपोज डेट, ऐसा तो होता नहीं कि आपके गांव की काउंटिंग, सभी पूरे भारत की काउंटिंग एक ही दिन होगी। आपके गांव की काउंटिंग आज हो गई, मेरे गांव की कल होगी, परसों होगी, उससे एक दिन बाद, उससे एक दिन बाद, उससे एक दिन बाद, उससे एक दिन बाद, ऐसे पॉपुलेशन काउंटिंग में पूरा एक साल लग जाता है। अब जो सबसे पहले इस गांव की पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी, तो जब पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी और जब पॉपुलेशन द एंड हो रहा है एक साल बाद में, तो यहाँ पर 20-30 बच्चे तो पैदा हुए होंगे ना, 5-10 मरे भी होंगे। आ गए लचीलापन, कर लिया कॉम्प्रोमाइज। यदि कॉम्प्रोमाइज नहीं करता तो ये इम्पॉसिबल था कि हम पॉपुलेशन के डाटा पढ़ पाते, क्योंकि बिल्कुल 100% इम्पॉसिबल है कि हम एक ही दिन पूरी दुनिया की, पूरे भारत की पॉपुलेशन काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है, आंकड़े एकत्रित करने की योजना स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो ना, उसकी जो योजना है वो स्थानीय परिस्थितियों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बिल्कुल जैसी परिस्थिति है, बिल्कुल ठीक ठीक उसी तरीके से आपकी योजना होनी चाहिए। वहाँ पर परिस्थिति कुछ और है, आपकी योजना कुछ और है, आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा, आप डाटा सही ढंग से कलेक्ट नहीं कर पाओगे। आंकड़े आंकड़ा संग्रहण की कार्य रीति का पूर्ण परीक्षण कर लेना चाहिए, ताकि समस्याओं का पता चलाकर उन्हें दूर किया जा सके। आप जो डाटा कलेक्शन की जो योजना बना रहे हो उसका अच्छे से परीक्षण करें, जिससे कि आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डाटा कलेक्ट कर पाए, जिससे कि आप जो समस्या है उसका बिल्कुल 100% सटीक समाधान निकाल पाए। सटीक आंकड़ा संग्रहण करने के लिए, संग्रहण का अर्थ होता है एकत्रित करने के लिए, आवश्यक सहयोगकर्ताओं का चयन भी सटीक तरीके से करना चाहिए। आपको जिन जिन हेल्परों की जरूरत है, सहयोगकर्ताओं की जरूरत है, वो सहयोगकर्ता भी बिल्कुल सही होने चाहिए, जो आपके डाटा कलेक्शन में हेल्प कर पाए और बिल्कुल आपकी विचारों के अकॉर्डिंग, आपकी योजना के अकॉर्डिंग उनके विचार होने चाहिए। आपका विचार है कि 2001 के भी हम डाटा कलेक्ट करें, आप अपने गांव का रिसर्च कर रहे हो, आपका प्लान है कि मैं 1991 के डेटाओं को भी शामिल कर रहा हूँ। आपके जो सहयोग करता है, हेल्पर, वो बोल रहे हैं पागल है क्या, 2091 1991 के डाटाओं का क्या करेगा, तो 2011 के शामिल कर ले बस, ज़्यादा से ज़्यादा। आप बोलो नहीं 1991 के भी शामिल करो, जिससे कि हम बहुत ही शानदार तरीके से सटीक रिसर्च कर पाए। वो बोले नहीं, हम केवल 2011 के शामिल करेंगे, कराए तो करा वरना मत करा। हो गया अंतान बिल। अब आपको मजबूरी में अपना जो 1991 के डाटा है उनको कैंसिल करना पड़ेगा। और यदि आपका सहयोग करता है, योजना के अकॉर्डिंग है, आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, आपने बोला 1991 के डाटा, वो आपको सजेस्ट करे सर
छोटा सा हम डाटा डायरेक्टली 1981 के भी लिख दें कि 1981 में इतनी थी, 1991 में इतनी थी, इतनी थी, इतनी परसेंट बढ़ोतरी हो रही है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है। आंकड़ा एकत्रित करने में आवश्यक उपकरण का चयन इस तरह से किया जाए कि उपकरण आसानी से उपलब्ध हो। भाई आप रिसर्च कर रहे हो, आपने ऐसा एक उपकरण का चूज कर लिया, उसमें एक ऐसा उपकरण शामिल कर लिया जो भारत में अवेलेबल ही नहीं है, उसको अमेरिका से मंगाना है, 20 करोड़ का आ रहा है, आपका बजट 20 लाख का है, मंगा सकते हो? नहीं मंगा सकते। तो आप इसमें ऐसे उपकरण शामिल करो जो आपको आसानी से आपकी हैसियत के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाए। आंकड़ा संग्रहण के दौरान प्रयुक्त शब्द एवं वाक्यांश सरलतापूर्वक एवं बोधगम्य होने चाहिए। रिसर्च आप जब डाटा कलेक्शन कर रहे हो और डाटा कलेक्टिंग के टाइम आप जिन शब्दों का या वाक्यांशों का प्रयोग कर रहे हो वो बिल्कुल सरलतापूर्वक होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल शब्द होने चाहिए और बिल्कुल बोधगम्य होने चाहिए, समझने योग्य होने चाहिए, हर किसी को समझ में आ जाए। अनुसंधान उपकरण प्रायोगिक, स्पष्ट एवं आवश्यक निर्देशों से युक्त होने चाहिए। आप जो रिसर्च कर रहे हो उसमें जो आप उपकरणों का यूज कर रहे हो वो बिल्कुल प्रैक्टिकली होनी चाहिए, वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए और वो बिल्कुल आवश्यक निर्देशों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं आंकड़ों के प्रकार। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला होता है गुणात्मक आंकड़ा। गुणात्मक आंकड़ा, क्वालिटिव डाटा। देखो इनको हम गिन नहीं सकते। गुणात्मक आंकड़ों में गुण को शामिल किया जाता है, उसको हम गिन नहीं सकते। वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सुंदर है, ये खाना बहुत टेस्टी है, पिछले खाने की तुलना में ये ज़्यादा टेस्टी है, स्वाद बहुत गजब आ रहा है, मन बहुत खुश है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये ऐसे डाटा हैं जिनको हम संख्यात्मक रूप से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। गुणात्मक डाटा वो डाटा होते हैं जिनको हम संख्यात्मक रूप से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिनको हम काउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है। और इनका वर्णन विश्लेषणात्मक एवं गुण संबंधित पक्ष के आधार पर किया जाता है। इसके विश्लेषण एवं गुण संबंधी पक्ष के आधार पर किया जाता है। अर्थात जो डाटा गिनने योग्य ना हो उनको हम क्या कहते हैं? गुणात्मक डाटा कहते हैं। मात्रात्मक डाटा, क्वांटिटिव, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे मेरे 100 में से 20 नंबर आए, 100 में से 40 नंबर आए, गांव की पॉपुलेशन 50,000 है। ठीक है। सब्जी, आलू 30 रुपए किलो है, प्याज 50 रुपए किलो, मैंने 10 प्याज 25 रुपए के खरीदे, मैंने 12 केले 5 रुपए के खरीदे। तो ये क्या है? मात्रात्मक है, जिनको हम गिन सकते हैं। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, ये दोनों समझना। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, दोनों को मैं कंपेयर करते हुए समझा रहा हूँ, इनको आप खुद देख लेना। प्राइमरी आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो आप खुद ढूंढ रहे हो, आप फील्ड में गए, आपने रिसर्च किया, आपने डाटा कलेक्ट किया, तो आपके खुद के द्वारा जो डाटा इकट्ठे किए जाते हैं उनको प्राइमरी डाटा कहेंगे। ठीक है। आपने कोई डाटा इकट्ठा किया और उन डाटाओं का कोई दूसरा कैंडिडेट उपयोग कर रहा है, तो उस दूसरे कैंडिडेट के लिए वो क्या है? सेकेंडरी डाटा है। ठीक है। आप रिसर्च कर रहे हो, आपने आधे डाटा तो खुद ने इकट्ठा कर लिया, आधे डाटा आपने गूगल से और किताबों से उठाए। तो गूगल और किताबों में जो डाटा हैं वहां पर किसी ने रिसर्च करके तो चढ़ा है, तो गूगल और इनके द्वारा जो डाटा कलेक्ट किए गए हैं, गूगल के द्वारा, बुकों के द्वारा जो आपने डाटा इकट्ठे किए, वो क्या है? सेकेंडरी डाटा है। आप खुद फील्ड में गए, आपने खुद ने एक नए सिरे से शुरुआत करके डाटा कलेक्ट किया, वो क्या है? प्राइमरी डाटा है। तो प्राइमरी डाटा वो डाटा होते हैं जो आप खुद फील्ड में जाकर बिल्कुल नए सिरे से खोजते हो। सेकेंडरी डाटा वो है जो किसी और के द्वारा खोजे गए थे लेकिन आप उनका यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं। अनुसंधानकर्ता इन आंकड़ों को एकत्रित करने वाला पहला व्यक्ति होता है। इन आंकड़ों को अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के लिए पहली बार आरंभ से अंत तक खोज करता है, एकत्रित करता है। प्राथमिक आंकड़ों का प्रत्यक्ष निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार, प्रश्न सारणी, अनुसूची आदि के द्वारा एकत्रित किया जाता है। जो प्राइमरी डाटा है वो निरीक्षण के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा, प्रश्न सारणी के द्वारा, अनुसूची के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जिनको किसी और ने खोजा था लेकिन उनका आप यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो जो आंकड़े दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए गए थे, इन आंकड़ों को अनुसंधानकर्ता केवल प्रयोग कर सकता है, इनमें फिर बदलाव नहीं कर सकता। भाई मैंने कोई डाटा लिख दिया,
आप कुछ भी कर लो, जब तक मैं उन डाटाओं में फेर बदलाव नहीं करूँगा, आप उन डाटाओं में कभी फेर बदलाव नहीं कर सकते। आपने कोई रिसर्च किया, आपने कोई नए सिरे से डाटा सर्च किए, तो उन डाटाओं में केवल आप बदलाव कर सकते हो। उन डाटाओं को पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, तो पूरी दुनिया उन डाटाओं को क्या नहीं कर सकती, फेर बदल नहीं कर सकती उन डाटाओं में। ठीक है? ये लाइन मैंने खुद ने लिखी है। ये मेरे लिए क्या है, प्राइमरी आँकड़ा है। आपके लिए क्या है, सेकेंडरी आँकड़ा है। इस लाइन में आप फेर बदल नहीं कर सकते। यदि इसको आप मॉडिफाई करते हो तो फिर वो क्या हो गई, प्राइमरी डाटा हो गया। द्वितीयक आंकड़ों को इकट्ठा करने के कुछ स्रोत हैं, जैसे प्रकाशित स्रोत हैं, अप्रकाशित स्रोत हैं। सॉरी, प्रकाशित स्रोत, अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत में आ गया जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन हो गए, सरकारी प्रकाशन हो गए, अर्ध सरकारी प्रकाशन हो गए, पत्र पत्रिकाएं हो गई। अप्रकाशित में आ गए सरकारी अभिलेख हो गए, निजी अभिलेख हो गए, शोध ग्रंथ हो गए आदि। ये क्या है, सेकेंडरी डाटाओं के सोर्स हैं। तो इस तरीके से हमने ये डाटाओं का कंप्लीट पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम रिसर्च रिपोर्ट, जो हम आज ही मैं पढ़ा दूंगा, ये भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।